नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा संवाद कार्यक्रम है और इस संवाद कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे अलग अलग मेहमान आते हैं और आज का दिन विशेष है। आज हमारी विशेष मेहमान है डॉक्टर विभावरी। विभावरी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आप भाषा एवं साहित्य विभाग में आप हैं, वहाँ पे आप पढ़ाती हैं वहाँ पे। तो शुरुआत करेंगे, हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और बिल्कुल सामान्य रूप से कोई मतलब तय विषय नहीं है हम लोग का। और चूँकि बलिया आती रहती हैं आप, तो बलिया से जुड़ाव है, बलिया से रिश्ता है, तो एक मोह भी है कि आपसे हम लोग बातचीत करें। शुरुआत करते हैं कि विभावरी, आपके फेसबुक वॉल पे जब हम नाम पढ़ते हैं आपका विभावरी JNU, शुरुआत यहीं से करेंगे हम क्योंकि बार बार ये बात आती है कि विभावरी JNU, सागर JNU या और भी लोग JNU लिखते हैं, तो ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से फलाने पंडित, फलाने सिंह, फलाने त्रिवेदी, फलाने चतुर्वेदी, तो कहीं वो ब्राह्मणवाद का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ये तो नहीं आ रहा है उसके पीछे कि एलिट दिखने का एक जो नज़रिया है। जी, ये सवाल कई बार कई लोगों ने मेरे से पूछा था और मैंने एक बार शायद इस पर लिखा भी था कि एक तो बाध्यता थी उस वक्त में जब फेसबुक का आईडी में बना रही थी। तो मुझे ये लगा कि मैं तो कोई मैंने सरनेम लगाती नहीं हूँ, तो मैं क्या लिखूँ वहाँ पे। और अगर सरनेम जो है आपकी आइडेंटिटी को ही द्योतित कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि JNU जो है, अगर उसे इस तरीके से ना माने, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ब्रह्मानिकल या एक सुपीरियरिटी को जो है आप दे रहे हैं, अगर उसे उस तरीके से ना देखें, तो मुझे लगता है कि JNU एक पहचान के मसले में मैं क्यों लिखती हूँ, मेरी सोच उसके पीछे ये है कि वो एक सेक्युलर एक तरीके का प्रतिरोध की एक यूनिवर्सिटी रही है। आज के समय में आप देखिए JNU को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो वो भी शायद इसी वजह से है, क्योंकि भले ही वो छोटा है, छोटी सी एक दुनिया है वहाँ की, लेकिन अपने अगर उसे एकेडमिक एक्सीलेंस और उस तरीके से एक सुपीरियरिटी वाले मायने से हटा दे, तो मैं उसे एक प्रतिरोध के मतलब उसकी विशिष्टता के तौर पे देखती हूँ। शायद इसीलिए मैंने उसको लगाया। तो क्योंकि इधर तो बहुत सारे JNU पर हमले हुए हैं वैचारिक रूप से भी और तमाम चीजें, तो पूरी दुनिया में वो तो खैर आया। अच्छी बात है। JNU तक का जो सफर रहा आपका, इलाहाबाद सिटी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, इलाहाबाद सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर वहाँ से आपने PG किया और रिसर्च आपने JNU से किया। तो ये जो सफ़र रहा, क्योंकि आमतौर पर जो जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं, बलिया, गोरखपुर, बनारस, तो यहाँ से किसी लड़की का JNU तक जाना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो ये सफ़र आपका कैसे रहा और किस तरीके से आपने तय किया इसको? मुझे लगता है कि किसी भी आम लड़की के लिए जितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था 20 साल पहले का जो समाज था हमारा, अभी बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन मैं अपने परिवार में पहली लड़की थी जिसे बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए, इलाहाबाद जैसे शहर में। तो मेरे घर में भी बहुत जो बड़े पापा लोग थे, उनका भी विरोध मेरे पिताजी को झेलना पड़ा, लेकिन पिताजी का और माताजी का जो है उनका मतलब एक जो सोच रही बेटियों को पढ़ाने के बारे में, मैं ही नहीं, मेरी बहन को भी उन्होंने पढ़ाया, मेरे से छोटी है जो। तो मुझे लगता है कि वो पहली लड़की थी और एक जो नया एक कॉन्सेप्ट अगर किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं आए, ख़ासतौर पर लड़कियों के मायने में, तो जितना प्रतिरोध हो सकता था वो पिताजी ने किया। मैं भी शायद मैंने मतलब पढ़ने में ठीक रही या जो भी, मुझे लगता है कि ये तो मौके की बात होती है कि अगर कोई भी बच्ची या बच्चा, अगर आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो फ्लरिश करेगा। क्योंकि हम जिन जगहों से हैं वहाँ पर उतने अवसर नहीं हैं लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे उनको उस लेवल तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। तो शायद, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का, परिवार का, पिताजी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हाँ, कि उन्होंने जो है भेजा और फिर हम लोग पढ़ पाए और उसके बाद फिर वहाँ से फिर JNU आई, हाँ, इलाहाबाद से। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, जब तक पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा और जो सर्कमस्टेंसेज है, हमारे वातावरण है, वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो किसी के लिए भी जो मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे आज से 20 साल पहले का जो समाज रहा है हमारा और अब जो हमारा समाज है, तो इन
20 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जी। तो लड़कियों के प्रति जो एक सोच हमारे समाज में 20 साल पहले थी, आज 20 साल बाद हम किस रूप में उसको देखते हैं? क्या समाज, आपने चूँकि आप टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो तमाम चीज़ों से गुजरना होता है आपको, उसको आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है आशीष जी के चीज़ें जो है लड़कियों के मायने में खास तौर पे बाहरी तौर पर हम भले ही देख रहे हो कि बहुत सारा परिवर्तन आया है, पर जो डीप रूटेड ब्रह्मांडिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी, वो अभी भी उतना ही वैसी ही रूढ़ है, उतना ही मुश्किलों का सामना उन बच्चियों को, बेटियों को हमारे करना पड़ता है जो घरों से मतलब उस बने बनाए सीमा से बाहर निकलकर सोचती हैं। भले ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हमारा जो साहित्यिक हल्का है, या हम जो प्रोग्रेसिव जिन लोगों को बोलते हैं, कहते हैं, या अभी हम जेएनयू की बात कर रहे थे, इन तमाम जगहों पर भी जब भी हम देखते हैं कि स्त्री का या महिला का इश्यू आता है, तो हम नारों में या हम बातचीत में, वाद विवाद में, विमर्श में जिन चीज़ों को लेकर आते हैं, और जब हम उसी महिला को उसके पर्सनल लाइफ के बेसिस पे जब हम उसको कहते हैं मैं जज करते हैं, तो वो जजमेंटल होना अभी भी बाकी है, एक तरफा हो जाता है, एक तरफा हो जाता है। और अगर मैं हूँ और मेरे से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं अपनी क्लास में जाके अपनी बच्चियों से कुछ और बोलूँ और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और रहूँ, तो मैं तो ऐसा क्यों करूँगी? मैं जो बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मुझे वो जीना भी है, क्योंकि तभी तो उन विमर्शों के मायने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कदम दर कदम आपको उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी एक छोटा सा कोई भी उदाहरण ले ले कि आप अपने जीवन में किससे शादी करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में माँ बनना चाहती हैं, नहीं बनना चाहती, आप कौन सी नौकरी करना चाहती हैं। हालांकि इतना तो सिस्टम हमें अभी नहीं देता स्पेस कि आप कौन सी नौकरी में जाएंगे वो आप चूज कर सकें, लेकिन ये तमाम चीज़ें बच्चों से, जैसे आजकल जैसे आप यहाँ पर कि कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे इन शहरों में, पहले के ज़माने में बहुत ख़राब माना है। मुझे गायकी सिखाया नहीं गया शायद इसी वजह से, क्योंकि वो ख़राब माना जाता था। अब के टाइम में मैं देख रही हूँ बच्चे करते हैं अच्छे से, हाँ, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, और वो उनके मतलब शख्सियत को भी ग्रो करने में उसका योगदान है। लेकिन अगर वही बच्ची वो सब कुछ करने के बाद भी अगर अपने माँ बाप से जाके बोलती है कि मुझे जो है ये नौकरी करनी है, तो शायद वो पिता या माता जो है वो उसको उसमें हर्डल लाए, दिक्कत पैदा करे। तो कहने का मतलब यही है कि हम सैद्धांतिक तौर पर मैं कहूँ कि हम बदल गए हैं, शायद हमें लगता भी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अभी भी चीज़ें वैसी ही बाकी हैं, और बहुत लंबी लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है। तो ये चीज़ें, अच्छा, दो चीज़ें मैं पूछूंगा। पहले तो ये कि चूँकि एक जो साहित्यिक बिरादरी है हमारी, आर्ट एंड कल्चर से आप जुड़ी हुई हैं और तमाम लोगों से आपका जुड़ाव है, तो अभी हालांकि बातचीत भी आप कर रहे थे, उसमें चीज़ें आई उसमें, तो इसे सामान्य रूप से जो हमारा समाज है, हम किसी लड़की को, स्त्री को जिस नज़रिए से हम देखते हैं, हमारा समाज जो देखता है, दोयम दर्जे से देखता है, उसको वो अवसर नहीं देता है। वो जो साहित्यिक हल्का है हमारा, जो सांस्कृतिक हल्का है, जो एक लेवल पे जहाँ हम जाते हैं, कहते हैं कि समाज को देखने की एक दृष्टि मिल गई है हमारी, तो उस बिरादरी में, उस हल्के में किस रूप में देखा जाता है स्त्री को? उसमें चूँकि आपने अनुभव किया, महसूस किया है, इस वजह से मैं जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये एक अपब्रिंगिंग है, एक सोशलाइजेशन है। अगर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एक्टिविज्म में रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप आज सोए और आपने एक किताब पढ़ी और उस किताब का रात भर के सपने में असर होकर आप सुबह सुबह उठ के एक सेक्युलर और बिल्कुल मतलब इस तरीके के इंसान, जेंडर इक्वल इंसान उठेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डे टू डे लाइफ में आपको खुद से भी संघर्ष है वो, क्योंकि आपकी जो मान्यताएं हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में चीज़ें रही हैं, आप उसी पितृसत्तात्मक मान्यताओं के साथ चूंकि बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, तो और उन चीज़ों को अनलर्न करने में आपको खुद से भी संघर्ष करना पड़ेगा, और इट टेक्स टाइम, वो समय लेगा, और वो समय और एफर्ट दोनों लेगा। उसके लिए आपको खुद भी कोशिशें करनी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के वैचारिक बदलाव में उस व्यक्ति का खुद का योगदान और उसकी जो सराउंडिंग्स है उसका योगदान होता है, और उसमें टाइम लगता है। तो मैं उस जर्नी में हूँ, आप उस जर्नी में, जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं वो उस जर्नी में है। हम अलग अलग पड़ाव पे हो सकते हैं।
सकते हैं। तो यही बात साहित्यिक हलकों के में भी है। उसमें जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कल एक किताब लिखी, आज वो हिट हो गई और वो बहुत बड़े लेखक माने जाने लगे, लेकिन उनकी अभी वो उस जर्नी में वो अभी बहुत पिछले पायदान पे, वैचारिक स्तर पे अभी जो है वो चीजें हैं। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, यही तमाम जगहों पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ें। और एक मैं देख, जैसे जेएनयू से आप पढ़ी लिखी हैं, जेएनयू के ऊपर लगातार हमले होते हैं और चूँकि बहुत सारी बातें आती हैं, तो हम अपने दर्शकों को भी इस बात को बताना चाहिए कि जेएनयू का जो सफ़र रहा, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ बड़ा मैं देखता हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप है, खास करके बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हम लड़कियों से अपने घर में बात नहीं कर पाते हैं, हाँ। स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, हाँ। और इसका खामियाजा उनको ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये, तो क्या ये जो स्वतंत्रता है इस तरीके की कि हम खुल करके किसी विषय पर बात कर सकें, बहस कर सकें, विमर्श में भाग ले सकें, ये जेएनयू ये छूट देता है, और जेएनयू जैसा माहौल और जगहों पे भी होना चाहिए? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बातें हैं। जो सिद्धांत और व्यवहार वाली अभी मैं बात कर रही थी, मुझे लगता है जेएनयू जैसे संस्थान इन दोनों ही चीज़ों पर काम करते हैं कि आपको एक सेमिनार पेपर या टर्म पेपर लिखना है, उसे प्रेजेंट करना है, उसे डिफेंड भी करना है अपने क्लास के सामने, टीचर के सामने, और साथ ही साथ वो एक ऐसा माहौल दे रहा है जहाँ पर मैं इलाहाबाद में थी तो हमारा हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था 7:30 बजे, और उसके बाद जो है हम अंदर चले जाते थे। जब मैं जेएनयू में आई तो मुझे एग्जैक्टली किसी ने बताया नहीं, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वहाँ उस तरीके से लड़कियों के गेट भी हॉस्टल्स के बंद नहीं होते। वो रात के 3 बजे भी वहाँ के जो लाइब्रेरी है वहाँ से पढ़ के वापस वैसे ही आ सकती हैं जैसे एक लड़का आ सकता है। तो ये जो माहौल, और उसके लिए उन्हें खौफ में रहने की और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईव टीजिंग या होता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, हमारे ही समाज से वहाँ पे लोग हैं, लेकिन वो एक माहौल ज़रूर है कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या उसे मतलब वो ठीक नहीं है। तो जैसे कि हम जिन समाज से आते हैं, हमारा गोरखपुर या बलिया जैसा जो समाज है, वहाँ पर जो मतलब जो एक बड़ी बिरादरी है लोगों की, वहाँ पर पेट्रियार्की का दबाव है। ठीक वैसे ही वहाँ पर एक सेक्युलर होने का दबाव है, एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्वल होने का दबाव है। तो मुझे लगता है कि वो दबाव ऐसे ही नहीं बना है, उसमें भी बहुत टाइम, तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है किसी भी संस्थान को ऐसे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है उसके ग्रो करने में या एक शख्सियत के बनने में सिर्फ सिद्धांत काम नहीं करते, उसे व्यवहार में भी लाना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों ही मतलब फ्रंट्स पे काम वहाँ पर होता है, इसलिए मुझे लगता है कि लोग जी। अच्छा, एक स्त्री के लिए स्वतंत्रता का मतलब किस रूप में समझा जाए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आती हैं स्त्री स्वतंत्रता की बात जी, तो इसको कैसे देखती हैं? आशीष जी, मुझे लगता है कि स्त्री की स्वतंत्रता का जो सवाल है वो समाज में हमारा जो समाज है उसकी स्वतंत्रता से अलग नहीं मैं उसको देखती हूँ। एक तो ये जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर हमारे समाज में गरीबी और बेरोज़गारी, भूखमरी, तमाम जो चीज़ें रहेंगी तो वो उतना ही असर स्त्री पर भी डालेंगी, शायद उसका दबाव बढ़ जाएगा। और दूसरी बात की जो पितृसत्ता है, वो पितृसत्ता सिर्फ स्त्री को के लिए बुरी नहीं है, वो पुरुष के लिए भी उतनी ही बुरी है। जब हम जेंडर का सवाल पे बात करते हैं तो जो हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं या जेंडर आइडेंटिटीज़ जो हमने बना दी हैं, उसमें पुरुष के लिए भी तमाम जो चीज़ें, पुरुष रो नहीं सकता, पुरुष ही कमाएगा, पुरुष जो है उसको टफ होना है, पुरुष जो है वो अगला पेट्रियार्क होगा, तो उसकी तमाम वो चीज़ें जो है उसके यहाँ भी होनी पड़ेंगी, वो सारी खूबियाँ होनी पड़ेंगी। मतलब ठीक वैसे ही महिला जो है, महिला को जो है डिपेंडेंट होना है, उसे ज़्यादा तेज़ बोलना नहीं है, अपनी आवाज़ नहीं उठानी, अपना हक नहीं मांगना। तो ये जो अलगाव है, ये मुझे लगता है कि ये दिक्कत तलब है। और थर्ड जेंडर की तो हम बात ही नहीं करते, जो तो तीसरा जो तमाम आइडेंटिटीज़ हैं जेंडर में और भी, उनकी हम बात ही नहीं करते। और जब बात करते हैं तो उनके लिए भी हम मतलब हास्यास्पद बना देते हैं उसे। तो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि मतलब पितृसत्ता जो है वो ख़त्म हो, या हम एक बराबरी की आधारभूमि तैयार करें। तो एक तो दो चीज़ें जो मैंने अभी बोला कि स्त्री की आज़ादी
समाज की, मतलब हमारे समाज की आज़ादी से अलग नहीं है। जाति का सवाल उससे जुड़ा रहेगा, धर्म का सवाल उससे जुड़ा रहेगा, उसकी जो अपनी मतलब क्षेत्र का सवाल है वो सब जुड़ा रहेगा। और दूसरा कि हम इसे ऐसे ना देखें कि पितृसत्ता ने सिर्फ स्त्रियों के लिए बुरा किया है या स्त्रियों को के इश्यूज़ को वो हैम्पर कर रही है, वो पुरुषों के लिए भी उतनी ही दिक्कत तलब है। तो इससे लड़ना जो है वो सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, और तभी वो चीज़ें जो है आगे बढ़ पाएंगी। तो ये अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं बातचीत की, क्योंकि हम लोग एक समय सीमा है। एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगा आपसे कि जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है और प्रत्येक पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है। जी। आज जब हम स्त्रीवादी जो लेखिकाएं हैं या फिर स्त्रीवादी आंदोलन को जो गति दे रहे हैं लोग, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो सीधे सीधे पुरुषों को गलत मान लिया जाता है और उनकी लड़ाई पुरुषों से हो जाती है। उससे जो खास जो विचारधारा है, जो एक सुपर इम्पोज करने वाली, जो दबाने वाली, उस विचारधारा से लड़ करके हम सीधे सीधे पुरुष को दोषी मानते हैं और उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। और पुरुष भी इस रूप में कि मतलब ये स्त्रीवादी आंदोलन वाले हैं लोग, तो स्त्रियों को खारिज कर देता है। तो ये इस लड़ाई को आप किस रूप में देखती हैं और इस लड़ाई हमें कैसे लड़नी चाहिए, इस लड़ाई को, कि हम इस समाज को एक बेहतर समाज बना सकें? जी, आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्त्रीवाद जब बोलते हैं ना, स्त्रीवाद या स्त्री विमर्श, तो स्त्री विमर्श का जो सैद्धांतिक आधार स्त्रीवाद है, और वाद जब लगा हुआ है तो दैट इज एन आइडियोलॉजी है। तो वो पुरुष में भी हो सकता है, वो स्त्री में भी हो सकता है, एक पुरुष स्त्रीवादी हो सकता है, एक स्त्री पुरुषवादी हो सकती है, पितृसत्तात्मक हो सकती है। तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि स्त्रीवाद की या स्त्री विमर्श की जो लड़ाई है वो पुरुषों के खिलाफ तो कतई नहीं है, वो पुरुषवाद के खिलाफ है। जैसे कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी हम कहते हैं, तो ब्राह्मण नहीं के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ठीक, हमें ये चीज समझनी होगी। तो जो लोग इस तरीके से इस सवाल को देखते हैं, मुझे लगता है दो चीजें हैं। एक तो वो या तो खारिज करने के लिए वो जानते बूझते ये काम करते हैं, या फिर उनकी समझदारी में थोड़ा सा कमी रह जाती है। और दूसरी एक और बात कि जब पश्चिम में जब शुरू हुआ स्त्रीवाद, तो वहाँ जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया, सेकेंड वेव फेमिनिज्म के बाद का जो सोसाइटी था वहाँ का, उसका सबसे बड़ा जो खामी थी वो ये थी कि उसमें जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो महिलाएं नेतृत्व में थी, उन्हीं के इश्यूज आ रहे थे वहाँ पर। तो जो एशियन रेस की महिलाएं थी, जो अफ्रीकन रेस की महिलाएं थी, उनको ऐसा लगा कि उनके जो मुद्दे हैं छूट गए। तो बाद में हुआ ये कि एक अलग तरीके का जो है फेमिनिज्म डेवलप हुआ, जिसमें कि ये बात रखी गई कि हमें जो है हर मतलब औरत का सवाल का मतलब हर औरत का सवाल, बिल्कुल ठीक है, वो किसी खास वर्ग का नहीं की औरत होगी या किसी खास जाति की औरत नहीं होगी, वो हर औरत के सवाल को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि स्त्री के इश्यूज को ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि हो सकता है हमारे शहरों से, छोटे शहरों में लड़कियों के जो संघर्ष है वो किसी और पायदान पर है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की लड़कियों के अलग पायदान पर होंगे। लेकिन हमें जब हम लड़ेंगे तो हम उन दोनों या उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे और उस पर लड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि सर्वांगीण जो एक सोच है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और स्त्रीवाद या स्त्री विमर्श का जो लड़ाई है पुरुष से तो कतई नहीं है, वो पुरुषवाद से वही इसी बात को समझना है हम। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने समय दिया। और बातें तो बहुत हैं, लेकिन फिर कभी हम लोग करेंगे आपसे बात। तो दोस्तों, अभी हमने विभावरी से बातचीत किया और स्त्री विमर्श के बारे में बहुत सारी बातों को हमने समझने का प्रयास किया, कोशिश किया। और मिलते हैं फिर अगले संवाद कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।